यदि आप किसी वस्तु की लंबाई को नापना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक स्केल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं पे यदि आप उसी वस्तु का द्रव्यमान नापना चाहते हैं, उसके लिए आपको एक तराजू की आवश्यकता पड़ती है। या फिर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं और आप जानना चाहते हैं कि आपको कितना समय लगा, इसके लिए आपको एक घड़ी की आवश्यकता पड़ती है। या फिर किसी व्यक्ति को यदि बुखार है तो उसका उस समय कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, इसके लिए आपको एक थर्मामीटर की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारी क्वांटिटी हैं जो कि आप डेली मेजर करते रहते हैं। तो इन सभी प्रकार की क्वांटिटी को फिजिकल क्वांटिटी अर्थात भौतिक राशि कहा जाता है। और आज के वीडियो में हम डिटेल से समझेंगे कि भौतिक राशियां क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती हैं और इनको कैसे मेजर किया जाता है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि पुराने समय में कैसे माप तौल की जाती थी, कैसे चीज़ों को नापा जाता था, उसके बाद आज के समय में कैसे मापा जाता है और पुराने समय में मापने में क्या समस्याएं थी, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल से समझते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास कोई एक रॉड है, यहाँ पे एग्जाम्पल से लेते हैं। सपोज करो ये हमारे पास इतनी बड़ी एक रॉड है, कोई भी रॉड हो सकती है आपकी, चाहे लोहे की रॉड हो या कोई भी। तो यदि आपके पास इतनी बड़ी रॉड है, अब इसको नापने के लिए यदि हम पुराने समय की बात करें तो पुराने समय में लोग क्या करते थे, अपने या तो यहाँ से यहाँ तक का जो एक फिट ये या इतना जो डिस्टेंस होती है इसको इस प्रकार से नाप लेते थे रख के, या फिर वो यहाँ से यहाँ तक के हैंड को रख के मेजर करते थे, या फिर अपने पाँव के जो एक गज पैर को ऐसे बढ़ाते हैं उससे नापते थे। इस प्रकार से अलग अलग तरीके से लोग सभी मापते थे। लेकिन उसमें बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही थी कि सभी का साइज जो होता है हर व्यक्ति का अलग अलग होता है। क्योंकि किसी के हाथ की लंबाई हो सकता है यहाँ से यहाँ तक की लंबाई हो सकता है अगर ये मान लो पर्सन अगर एक है उसकी लंबाई मान लो यहाँ से यहाँ तक है। यदि कोई पर्सन दूसरा होगा हो सकता है उसकी लंबाई की थोड़ी सी कम हो, या हो सकता है उसकी और ज़्यादा लंबाई हो सकता है उसकी बहुत ही कम लंबाई हो। तो ये अलग अलग हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो रहा था, क्योंकि कोई अगर छोटा बच्चा होगा तो उसका हाथ छोटा होगा, अगर कोई बड़ा व्यक्ति होगा उसका बड़ा हाथ होगा। इस प्रकार से ये जो दूरियां नापने का तरीका था ये बहुत ही ज़्यादा सटीक नहीं था और हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो रहा था, जिससे बार बार ये प्रॉब्लम हो रही थी। इसी प्रकार से द्रव्यमान को भी नापने के लिए कोई अलग अलग चीज़ों को यूज कर रहे थे। इसी प्रकार से समय के लिए अर्थात तो जो भी नापा जाता था वो हर एक जगह अलग अलग तरीके से नाप रहे थे। इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि जैसे कि मान लो आपने माना कि हमारी जो है एक लंबाई जो है यहाँ से यहाँ तक की 1 फीट के बराबर है, लेकिन ये आपने अपने हाथ से मेजर किया। वहीं पे अगर आप किसी दूसरे स्थान पे चले जाते तो वहाँ पे देखा गया कि एक हाथ की लंबाई जो थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि उनके यहाँ पे क्या है हाथ उनका बड़ा है। तो इस प्रकार से बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन सभी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए एक जो यहाँ पे 1960 में एक अंतर्राष्ट्रीय जो है टीम बैठाई गई। वहाँ पे सोचा गया कुछ ऐसा खोजा जाए जिससे सभी चीज़ों की लंबाइयाँ या दूरियाँ सभी के लिए बराबर हो जाएं। तो इसके लिए एक टीम बैठाई गई 1960 में, जहाँ पे सभी वैज्ञानिक कलेक्ट हुए और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति अपनाई जहाँ पे हर एक चीज़ को फिक्स किया गया। वहाँ पे कहा गया कि भाई लंबाई का जो मात्रक है ये इतना मीटर ले लिया जाए, ये लंबाई जो अब इतनी फिक्स कर दिया जाए। अगर किसी को नापना है या तौलना है तो इसी रॉड को ले जाएगा, इसी से बार बार तुलना करके मेजर करेगा। तुलना करने का मतलब ये, जैसे कि मान लो आपके पास ये इतनी बड़ी यहाँ से यहाँ तक की वस्तु है, ठीक, तो आप इस वस्तु से क्या करेंगे, एक बार यहाँ रखेंगे, फिर क्या करेंगे दूसरी बार रॉड को उठा के फिर इसी के पास में यहाँ पे रखेंगे, तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे रॉड आप रखेंगे तो ये देखेंगे थोड़ा सा रॉड बाहर निकल जाएगी, तो इससे आप कहेंगे कि लगभग ये 2.25 गुना रॉड के बराबर है। अर्थात यहाँ पे इस प्रकार से आसानी से मेजर किया जा सकता। अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सभी लोगों के लिए फिक्स हो गया। तो इस प्रकार से वैज्ञानिकों की एक टीम बैठाई गई जो कि 1960 के अंतर्गत, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहते हैं अर्थात एसआई सिस्टम, जहाँ पे सभी चीज़ों को फिक्स किया गया। तो इस प्रकार से जो पुराने समय में प्रॉब्लम आ रही थी उसको सॉल्व करने के लिए ये तरीका अपनाया गया और ये तरीका आज भी इस समय भी एप्लीकेबल है। इससे क्या है, आप चाहे हिंदुस्तान में नापें या किसी दूसरे कंट्री में चले जाएं, आपको हर एक जगह 1 मीटर जो समान ही देखने को मिलेगा।
अब यहाँ पे हम एक दैनिक जीवन उदाहरण की सहायता से समझते हैं कि यह हमें कहाँ कहाँ पे मात्रक अर्थात तो मापन की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कि आप सुबह के समय जब आप उठते हैं तो आप देखते होंगे आपका कितना ज़्यादा वजन है, या जब स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते होंगे कि आपको कितना ज़्यादा समय लगता है, या आप देखते हैं कि आपके कमरे का इस समय तापमान कितना है, या वातावरण का तापमान कितना है, या आपके मोबाइल के अंदर कितनी ज़्यादा विद्युत धारा बह रही है, या इस समय कितनी बैटरी चार्ज है। तो इस प्रकार की जितनी भी चीज़ों को आप देखते हैं हर एक चीज़ भौतिक राशि है, जो कि आपको डेली सुबह से लेकर शाम तक हर एक जगह देखने को मिल जाती है। ये सभी चीज़ें भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं। तो डेली लाइफ में आपका हर एक जगह यूज देखने को मिलता है, इसलिए आपको भौतिक राशियों को समझना काफ़ी ज़रूरी है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं कि भौतिक राशियों का क्या महत्व है। तो भौतिक राशियों की सहायता से हम प्रकृति में जो भी अर्थात नेचर में जो भी घटनाएं होती हैं उनके रहस्य को समझने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। और बात किया जाए तो इसके बिना कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग या गणना नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर आपको भौतिक विषय में जानकारी नहीं तो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, कोई भी आप रिसर्च नहीं कर सकते हैं। और बात किया तो आदेश राशियाँ भी होती हैं जो कि भौतिक राशियों के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पे केवल परिणाम होता है। कुछ सदिश राशियाँ आती हैं जिनके अंदर परिणाम और दिशा होती है। इस पे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और ये राशियाँ जो होती है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया। अगर राशियों को सिस्टम से फिट ना किया जाए अर्थात हर एक जगह समान न किया जाता तो काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। इसलिए राशियों को फिक्स किया गया, जिससे आप चाहे कोई चीज़ खरीदें, चाहे हिंदुस्तान में या पाकिस्तान या अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया अर्थात किसी भी कंट्री में खरीदेंगे तो हर एक जगह आपको सेम देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चार्ट बना के समझते हैं कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं और ये कितने प्रकार की होती हैं। इसको थोड़ा सा यहाँ पे हम चार्ट बनाते हैं, उससे से डिटेल से यहाँ पे समझते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं और इनका क्या मतलब होता है। देखो, अगर हम बात करें भौतिक राशियाँ, अगर राशियों की केवल बात करें, जैसे कि हम यहाँ पे सिंपल से समझते हैं क्वांटिटी। क्वांटिटी बेसिकली क्या होती है, ऐसी कोई भी घटना घटित होती है जिसको हम क्या कह सकते हैं, क्वांटिटी कह सकते हैं। क्वांटिटी का मतलब यहाँ पे अगर हम इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लो अगर कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा क्या खुश है, क्या है, खुश है, तो या बहुत व्यक्ति क्या है, नाराज है अर्थात खुश है, या यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति बहुत ही नाराज है या वो एंग्री है। इस प्रकार से चाहे दुखी हो, नाराज हो, खुश हो, तो यह सभी क्या क्वांटिटी कहलाती हैं। इसी प्रकार से अगर हम बात करें, चाहे वो आपका स्पीड हो, चाहे वो आपका मास हो, चाहे वो क्या है आपका लेंथ हो, इस प्रकार से ATC अर्थात ये सभी क्या है एक प्रकार से क्वांटिटी कहलाती हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप देखेंगे जो यहाँ पे नाराज है, चाहे खुश हो, चाहे वो किस प्रकार से, चाहे वो आपका दुखी हो, चाहे प्रसन्न हो, चाहे नाराज हो, या स्पीड हो, मास हो, लेंथ, इनमें दो प्रकार की यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई दे रही होंगी। एक यहाँ से यहाँ तक की कैटेगरी और यहाँ से यहाँ तक की एक कैटेगरी देखेंगे। तो ये क्वांटिटी को हम मेजर नहीं कर सकते, अर्थात अगर कोई व्यक्ति नाराज है, कितना नाराज है ये हम नहीं बता सकते, या व्यक्ति वो कितना खुश है इसको भी हम नहीं बता सकते, या वो व्यक्ति कितना नाराज है इसको भी हम नहीं बता सकते। वहीं पे इसमें देखेंगे स्पीड, तो हम बता सकते हैं कि कितने किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रहा। मास अर्थात किसी व्यक्ति का या किसी वस्तु का कितना द्रव्यमान है, या लेंथ कोई वस्तु कितनी लंबाई, इनको हम नाप तोल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम इनको दो प्रकार की कैटेगरी में हम क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली कैटेगरी क्या होगी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर नहीं कर सकते हैं भाई। जिनको हम मेजर नहीं कर सकते उनको हम क्या कहेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। वहीं पे दूसरे प्रकार की क्वांटिटी होंगी जिनको हम क्या कर सकते हैं, नाप तोल सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो अर्थात मेजरेबल क्वांटिटी जो हमारी होती हैं, जिनको मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहा जाता है। ठीक, मेजरेबल क्वांटिटी का मतलब ही क्या होता है, हमारा फिजिकल क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे आप समझ सकते हैं, ये हमारी यहाँ पे क्या हो जाएंगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। अब यहाँ पे तो एग्जाम्पल भी आपने समझा, सैड, हैप्पी, एंग्री। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखा जाए, जो स्पीड जैसे हो गया, मास हो गया, लेंथ, इसमें भी दो प्रकार की चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मास की बात किया तो इसके लिए आपको केवल तराजू की आवश्यकता पड़ेगी।
वहीं पे लेंथ की बात किया तो आपको केवल जो है स्केल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन स्पीड को यदि आप देखेंगे तो इसको नापने के लिए आपको जो यहाँ पे क्या दो क्वांटिटी की आवश्यकता पड़ेगी, अर्थात आपके पास स्केल भी होना चाहिए और टाइम भी होना चाहिए, तब आप इसको मेजर कर सकते हैं। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी को भी हम क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उनके मेजरमेंट के आधार पे। तो मेजरमेंट के आधार पे कैसे डिवाइड करेंगे, देखो सबसे पहला यहाँ पे तरीका क्या हो जाएगा, फंडामेंटल। फंडामेंटल का मतलब होता है जो क्वांटिटी किसी दूसरे निब के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, अपने ऊपर निर्भर करती हैं, अर्थात स्वतंत्र होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल कहते हैं। और दूसरे प्रकार की क्या हमारी हो जाएंगी, डिराइव्ड हो जाएंगी। डिराइव क्वांटिटी का मतलब जो दूसरे के ऊपर निर्भर करती हैं। एग्जाम्पल में अगर थोड़ा सा यहीं पे बात करें, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, लेंथ है। लेंथ क्या होता है, स्वतंत्र है, केवल आप इसको स्केल से नाप सकते हैं, ना कि घड़ी से ना तराजू से। वहीं पे अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास को आप केवल तराजू से नाप सकते हैं और किसी से नहीं कर सकते। वहीं पे टाइम की बात करते हैं, टाइम भी क्या होता है, आप केवल घड़ी से नाप सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है, केवल और केवल आप मेजर कर सकते हैं एमीटर से, और आप किसी से इसको मेजर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से क्वांटिटी होती है जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। वहीं पे डिराइव्ड क्वांटिटी के अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे कि यहाँ पे सिंपल से बात करें स्पीड की, तो स्पीड में आप देखेंगे क्या होता है, ये यहाँ पे डिस्टेंस होता है। स्पीड में क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई में क्या होता है, टाइम होता है। अर्थात ये देखो दो चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, डिस्टेंस के ऊपर और टाइम के ऊपर, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, स्पीड के लिए डिस्टेंस बटे टाइम हो गया। इसी प्रकार से और भी क्वांटिटी है, जैसे कि हमारा क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा, एक्सी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी क्वांटिटी को यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, एक्सीलरेशन हो जाएगा हमारा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या है, वर्क हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत सारी क्वांटिटी होती हैं जो कि हमारी डिराइव क्वांटिटी के अंतर्गत आती हैं। अब इसी में थोड़ा सा हम यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है, डिराइव क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, हर एक चीज़ को समझा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है कि इनका मेजरमेंट करने के लिए इनकी यूनिट्स क्या होगी। यूनिट को समझना काफ़ी ज़रूरी है। इसको हम थोड़ा सा एक एग्जाम्पल की सहायता समझते हैं तो आपको ज़्यादा ये चीज़ स्पष्ट हो जाएगी। जैसे कि मान लो आप किसी दुकान के ऊपर जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं कि भाई आप हमें जो है 5 मीटर शक्कर दे दीजिए। कितनी कहेंगे, आप वहाँ शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे आप क्या कहते हैं, शुगर, क्या कहते हैं, शुगर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ शुगर, कितनी लेते हैं, 5 मीटर। अब जैसे ही वहाँ पे आप शुगर कहेंगे, 5 मीटर कहेंगे, या आप कह सकते हैं एक रोप है, अर्थात रस्सी कहेंगे, रोप कहेंगे कि आप हमें 2 लीटर रोप दे दीजिए। अब यहाँ पे आप जैसे ही इस प्रकार के वर्ड यूज करेंगे तो यहाँ पे दुकानदार कहेगा कि क्या भाई आप पागल हैं, क्योंकि आपने क्या कहा है, शुगर को 5 मीटर। अरे भाई वो शुगर को 5 मीटर कैसे नापेगा। या आप कहेंगे रोप अर्थात रस्सी, आप 2 लीटर, अब वो रस्सी को कैसे 2 लीटर नापेगा। तो यहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम हो रही, क्यों, क्योंकि उसको पता था कि शुगर को है किलोग्राम में नापा जाता है और यहाँ पे रस्सी जो है लंबाई वाली चीज़ों को मीटर में नापा जाता है, लेकिन आपने क्या किया, उल्टा कर दिया। ये जो था यहाँ से वहाँ, इधर से उधर चेंज कर दिया। एक और मैं यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि आपसे यहाँ पे मैं कहूँ कि आयल, क्या कहता हूँ मैं, आयल अगर कहूँ, आयल आप लेंगे, कहेंगे हमें 2 जो है केजी दे दीजिए। तो आयल तो यहाँ पे आप देखेंगे वो 2 केजी दे सकता है, क्योंकि जो तेल होता था, द्रव होता है, इसको 2 तरीके से नापा जा सकता है, या तो लीटर से नाप के दे देगा या यहाँ पे आपको तौल के दे देगा। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी, रस्सी को लीटर में वो नहीं दे पाएगा, ना ही वो आपकी शुगर को मीटर में दे पाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे देखो कि ये जो वर्ड यहाँ पे हमने यूज किया है, यहाँ पे ये वर्ड, ये वाला थोड़ा सा मिस यहाँ पे हो रहा है, क्योंकि ये वर्ड इसके साथ में मेल नहीं खाता, क्योंकि शुगर के साथ में मीटर नहीं आ रहा, ना ही रस्सी के साथ में लीटर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आपस में मैंने क्या है, अलग कर दिया है। क्योंकि शुगर अगर है, अर्थात कोई भी द्रव्यमान वाली चीज़ है, तो उसके साथ में हमेशा क्या है, केजी आना चाहिए, अर्थात मिलीग्राम आना चाहिए, अर्थात तो द्रव्यमान वाली जो इकाइयाँ होती उनको लेना चाहिए। वहीं पे रोप में है, ये रस्सी है, रस्सी को के लिए क्या, मीटर होना चाहिए, ना कि लीटर होना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके लिए एक निश्चित किया गया है कि उसका क्या मात्रक होना चाहिए। तो मात्रक ये बताता है कि जैसे कि ये क्वांटिटी हो गई, ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, तो ये इसकी यूनिट हो गई। तो अर्थात कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो फिजिकल क्वांटिटी को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो उसको इस प्रकार से लिखा जाता है, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यू से लिख देते हैं
और बराबर क्या होता है इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, इनटू इसकी क्या होती है यूनिट होती है। अर्थात फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज़ें होती हैं, एक तो नाम उसका होता है, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर उसकी यूनिट। अगर इसमें से कोई भी एक मिसप्रिंट कर दिया जाए तो आसानी से नहीं बता पाएगा। जैसे कि मैं बात करूँ, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी आप ना बताएं, उससे कहें दुकान पे कि आप हमें 5 किलो दे दो, तो आपसे पूछेगा क्या 5 किलो, आप शुगर लेंगे या आप वहाँ पे चीनी लेंगे या कोई भी नमक लेंगे, अर्थात क्या 5 किलो लेंगे, जरूर पूछेगा क्वांटिटी क्या है। या आप उससे कहेंगे कि हमें जो है शुगर किलो दे दो, अगर आप ये न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं बताएंगे तो भी पूछेगा कितने किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो। या आप उससे कहेंगे कि जो है आप हमें जो है कहेंगे कि शुगर जो है 5, तो कहेगा क्या 5 किलो की 5 ग्राम या 500 ग्राम क्या चाहिए। अर्थात हमेशा वो इन तीनों में से अगर कोई भी एक चीज़ छूट जाएगी तो वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए यह ये तीनों चीज़ें फिक्स होनी चाहिए। इसलिए ये फिजिकल क्वांटिटी, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर ये तीनों टर्म हमेशा आते हैं। अब यहाँ तक तो हमने समझ लिया। अब ये जो प्रॉब्लम आ रही थी कि मीटर कब होगा, लीटर कब होगा, तो इसको लिए वैज्ञानिकों ने आपस में बैठ के एक टीम बनाया जहाँ पे निर्धारित किया कि किसका क्या मात्रक होना चाहिए। तो इसमें मात्रक की अगर हम बात करें, पद्धतियाँ कुछ होती हैं। सबसे पहले अगर पद्धति की बात करें, एक होता है हमारा MKS। MKS का मतलब होता है जहाँ पे लेंथ को हम क्या करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं लेंथ। क्या करते हैं यहाँ पे लेंथ अगर हम लेंगे तो लेंथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे हमारा क्या है मास हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा समय, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा टाइम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, इसके लिए ये यूज किया जाता है, लेंथ के लिए यहाँ पे मीटर होता है, तो इसमें क्या किया जाता है मीटर यूज किया जाता है, मीटर। और यहाँ पे के क्या का मतलब होता है, के मतलब होता है किलोग्राम, तो ये क्या होता है इसके लिए केजी यूज किया जाता है, किलोग्राम। एस का मतलब होता है यहाँ पे सेकेंड, अर्थात ये समय के लिए होता है, तो सेकेंड मेजर किया जाता है। ऐसे दूसरे प्रकार की हमारी क्वांटिटी होती है CGS। CGS का मतलब होता है यहाँ पे लेंथ को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में मेजर किया जाता है। इसी प्रकार से थर्ड टाइप का होता है FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे लेंथ को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मेजर किया था। अर्थात देख सकते हैं समय तीनों में सेकंड में है, लेकिन यहाँ पे जो आपका लेंथ और मास है ये अलग अलग है। यहाँ पे क्या है, ये किलोग्राम और मीटर में है, यहाँ पे सेंटीग्राम और सेंटीमीटर और ग्राम में है, यहाँ पे फुट और पाउंड में है। वहीं पे अब एक चौथे नंबर पे सिस्टम आया जिसे हम क्या कहते हैं, SI का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जो कि एक्सटेंडेड वर्जन है आपके MKS सिस्टम का। MKS सिस्टम इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन किया गया है, अर्थात इसके अंदर 7 प्रकार की क्वांटिटियों को इंक्लूड किया गया है। देखो सबसे पहली कौन सी क्वांटिटी हमारी हो जाती है, लेंथ। अब इसके बाद लेंथ के बाद नंबर 2 पे क्या हो जाएगा, हमारा मास हो जाएगा। फिर नंबर 3 पे हमारा क्या हो जाएगा, मास, लेंथ, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। फिर यहाँ पे चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट आ जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे क्वांटिटी 7 है, इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा। नंबर 5 पे क्या हो जाता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी हो जाएगा। ल्यूमिनस अर्थात प्रकाश की जो वो तीव्रता होती है वो कितनी होती है उसको मेजर करने के लिए, अर्थात कोई बल्ब अगर जल रहा है तो कितना होगा उसके लिए होता है इंटेंसिटी। उसके बाद नंबर 6 पे होता है, यहाँ पे टेम्परेचर के लिए होता है, क्या होता है टेम्परेचर था, तापमान मेजर करने के लिए। उसके बाद नंबर 7 पे होता है पदार्थ की मात्रा, अर्थात अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, क्या होता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी इंक्लूड की गई। अब अगर इनके मात्रक की बात करें तो इसके लिए क्या होता है, यहाँ पे मीटर यूज किया जाता है, क्या है मीटर। इसके लिए क्या होता है, किलोग्राम होता है, अर्थात केजी, तो यहाँ पे किलोग्राम लिख सकते हैं, क्या होता है किलोग्राम होता है, ठीक, किलोग्राम। इसके लिए क्या होता है, सेकेंड होता है। और इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज किया जाता है, ठीक, एम्पियर यूज किया जाता है। और यहाँ पे ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए क्या होता है, कैडिला यूज किया जाता है, कैडिला, ठीक। और इसके लिए क्या होता है, टेम्परेचर के लिए केल्विन का यूज किया जाता है। और यहाँ पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज किया जाता है, मोल यूज किया जाता है। इस प्रकार से हमारी टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो जाती है। यहीं पे 2 और हमारी क्वांटिटी होती है जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी का मतलब होता है जो क्या है, प्लेन एंगल को मेजर करती हैं और हमारे सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल क्या होता है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। 2 और हमारी क्वांटिटी है जिनको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी। तो नंबर 1 होता है प्लेन एंगल के लिए, क्या होता है, सबसे पहला प्लेन एंगल होता है। प्लेन एंगल जैसे कि यहाँ पे आप समझेंगे, जैसे कि ये मान लो सर्कल बना है,
तो यहाँ पे अगर ये हमने एक लाइन खींचा तो अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होगा, जैसे कि मान लो ये कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे θ2 कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे θ3, तो इस प्रकार से जो एंगल मेजर किया जाता है इसे हम क्या कहते हैं, प्लेन एंगल कहते हैं, जिसका जो मान होता है रेडियन होता है। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट यहाँ पे अगर हम बात करें तो रेडियन इसकी यूनिट होती है। इसी प्रकार से नंबर 2 पे होता है सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल क्या होता है इसको भी यहाँ पे हम थोड़ा सा समझते हैं। सॉलिड एंगल का मतलब होता है कि जैसे कि मान लो आपके पास एक स्फीयर हो, जैसे कि मैं सिंपल से यहाँ पे मैं एक स्फीयर ड्रा कर लेता हूँ, ये स्फीयर है। अब इस स्फीयर के ऊपर अगर मान लो आपने इस प्रकार से एक सर्कल बनाया, ये सर्कल के सभी जो सरकमफेरेंस को अगर आप उसके केंद्र से मिला देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे एक जोकर की जो कैप तरीके से दिखाई देगा, या यहाँ पे आप कागज़ का अगर रोल बना देते हैं, इस प्रकार से मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि इस प्रकार से अगर कागज़ को यहाँ पे आप क्या करेंगे, रोल कर देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से आपको एक आकृति दिखाई देगी ऐसे। तो यहाँ पे ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा केंद्र के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसको जो ओमेगा से लिखा जाता है और इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन होती है। क्या होती है, स्टेरेडियन, यहाँ पे इसकी जो है यूनिट होती है। तो ओमेगा से लिखते हैं और स्टेरेडियन यूनिट होती है। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ तक समझा कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, इनका मेजरमेंट कैसे किया जाता है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर यूनिट्स क्या होती हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होती हैं, और भी यहाँ पे हमने समझा कि एमके सिस्टम क्या है, सीजीएस सिस्टम क्या है, एफपीएस सिस्टम क्या है और एसआई सिस्टम क्या होता है, और भी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल से समझने की कोशिश किया है। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।